चलो डन। तो भैया लेट्स स्टार्ट। यार हम लास्ट क्लास में क्या टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था उसी को कंटिन्यू करना है। दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखो मैंने तुम्हें बताया था यार कि हमारा जो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए हर एक लाइट रे के लिए हमारा सेम प्रिज्म अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेगा। तो इसलिए हर एक लाइट रे की बेंडिंग अलग अलग होगी। तो हमें वही बेंडिंग कैलकुलेट करनी है, हमें वही एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना है। डायग्राम चेक कर लो। डायग्राम हमने कुछ इस तरीके से डिस्कस किया था कि ये हमारा प्रिज्म है। ये वाला एंगल कौन Sir, सा your था? voice is not जो clear. सबसे ऊपर वाला एंगल। अरे थैंक यू भाई। वॉइस इज नॉट क्लियर। अरे यार भाई गिव मी एक प्रिज्म स्टडी कर रहे थे तो हमने पढ़ लिया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो अलग अलग लाइट रेस की वेवलेंथ अलग अलग होगी। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होगी? सर ब्लू। नहीं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। इसलिए मैंने बताया था कि जो डेंजर साइंस हैं, डेंजर बोर्ड्स हैं, वो सब हम रेड कलर का रखते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ बहुत ज्यादा है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस से भी दिखाई दे जाएगा इसलिए। तो यार अगर वेवलेंथ अलग अलग है हर एक कलर की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, तो बेंडिंग अलग अलग होगी। सब चेक करो, सबको ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। चलो डन। तो यार हमने कहा कि ये कोई लाइट है जो इस पे फॉल डाउन कर रही है। अगर ये लाइट इस पे फॉल डाउन कर रही है तो हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। हमने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो ये किधर बेंड करेगी? ये बेंड करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। इस लाइट रे ने टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिया। अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अब ये किधर बेंड करेगी? अब ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल के केस में हमें ये लाइट रे कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। फाइनल लाइट रे होती है हमारी इमर्जेंट लाइट रे और ये वाली लाइट रे हो गई हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे। डायग्राम एक बार चेक करो, कोई डाउट है तो डायग्राम में पूछो। नो सर। डन। हमने ये डिनोशंस भी कर लिए थे लास्ट क्लास में। ये डिनोशंस क्या है? ये एंगल आई, इसको हम लिखेंगे एंगल R1, इसको हम लिखेंगे एंगल R2 और ये फाइनल एंगल होगा हमारा एंगल आई डैश। जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि हमारा एंगल आई क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द फर्स्ट सरफेस, सरफेस वन के लिए। वेरस एंगल R1 क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सरफेस वन। सिमिलरली R2, R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है, R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लेकिन कौन से सरफेस के लिए? सेकेंड सरफेस के लिए। और आई डैश एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये फाइनल एंगल ऑफ इमर्जेंस है या फाइनल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कौन से सरफेस के लिए? सरफेस S2 के लिए। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना होता है? इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है एंगल ऑफ डेविएशन कि यार एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? मैंने बताया था कि यार अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो हमारी लाइट रे स्ट्रेट जाती, हमारी लाइट रे इस तरीके से स्ट्रेट जाती अगर ये प्रिज्म नहीं होता। लेकिन प्रिज्म की वजह से लाइट रे दो बार रिफ्रैक्ट हुई है और अपना पाथ चेंज कर रही है। तो अगर मैं इस फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को भी एक्सटेंड करूं और इन दोनों के बीच में ये एंगल देखूं तो ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। प्लीज सब लोग चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट है? डन। वॉइस अभी भी बहुत ज्यादा
ज्यादा लैग कर रही है क्या? नो सर, सर समझ आ गया। ठीक है, डन। भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मे बी आजकल नेटवर्क इश्यू चल रहा है और कुछ नहीं। तो यार ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था एंगल ऑफ डेविएशन हमें कैलकुलेट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। और एंगल ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल ए की वैल्यू होगी हमारे पास R1 प्लस R2 के बराबर। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एंगल ऑफ डेविएशन का। फिर इसी के बेसिस पे हमने ग्राफ ड्रॉ किया था और हमने फैक्टर्स डिस्कस करे थे कि हमारा एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इधर मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इधर मैंने लिखा एंगल ऑफ डेविएशन। तो हमारे पास जो ग्राफ आया था वो किस टाइप का ग्राफ आया था? हमारे पास ग्राफ एक यू शेप का आया था। और ये वाला एंगल हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मैंने इसके फैक्टर्स बता दिए थे आपको, यहां तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ये एंगल ऑफ डेविएशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। मेरे को फैक्टर्स रिकॉल कराओ, किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एंगल ऑफ डेविएशन? सर कल सर हमने मैंने लास्ट क्लास में कंपाउंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक ही पढ़ा था। उसके आगे नहीं किया था। मैंने हमने फैक्टर्स तो बता दिए थे, कंपाउंड मैंने सर फैक्टर्स नहीं, बता दिए। नहीं सर, नहीं सर आपने नहीं लास्ट किए थे। अच्छा, चलो हमसे अभी याद आ जाएगा, लास्ट बस बस, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यार फैक्टर्स जिसपे ये एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड करता है वो फैक्टर से हमारे सबसे पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कि हमारे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। फिर भाई दूसरा फैक्टर क्या था कि आप वेवलेंथ कौन सी यूज कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे वेवलेंथ अलग अलग होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाएगा। फिर तीसरा फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था कि भैया ये हो गया हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक लास्ट बता दो, लास्ट कौन सा फैक्टर था? लास्ट फैक्टर था एंगल ऑफ प्रिज्म। चलो यहां तक नोट डाउन कर लो, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, एक एक करके सारी चीजें समझाता हूं आपको। और कोई डाउट है तो वो पूछो। सर एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कैसे आया? एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, मतलब डेरिवेशन हम शो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली डेविएशन आपको पता है इस वाले एंगल के लिए और इस वाले एंगल के लिए एक्स। तो सबसे पहले इस वाले एंगल की वैल्यू और इस वाले एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। आई है तो ये पूरा एंगल भी एंगल आई होगा। तो सर इस आपकी स्क्रीन तरीके से फ्रीज एक हो एक गई करके मैं है। सर ना आपकी उनको स्क्रीन वैल्यू सॉरी सब्स्टिट्यूट करूंगा। आपकी लैग कर फ्रीज हो रही गई है। है सर।
फिर से मेरे को होस्ट बनाओ यार। अभिमन्यु। थैंक यू भाई। यार एक बार चेक करो आपने कहाँ तक सुन लिया था ये वाला पार्ट। सर आप इसका फॉर्मूला बता रहे थे हमारे को कि आपने कोई एंगल लिया था। ठीक है डन। मैं आपको वही समझा रहा था कि इसमें हमने क्या करना है, डेरिवेशन नहीं करनी है। बाकी मैं बता देता हूँ एंगल ऑफ डेविएशन का ये फॉर्मूला आया कैसे। तो मैं आपको बता रहा था एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिख रहा है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के लिए एक्सटीरियर आवाज एंगल आ रहा है। अगर ये इन दोनों के लिए एक्सटीरियर सर आपकी आवाज एंगल कट आ रहा है तो हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल आई होगा, उसमें से R1 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, एक एक करके वो सारे एंगल्स की वैल्यू निकालूंगा। अरे यार अभी भी आवाज क्यों कट रही है? सर आपकी स्क्रीन भी फ्रीज हो गई है। यार बहुत ज्यादा लैग आ रहा है या काम चलाओ चल सर जाएगा बहुत आज का? ज्यादा है। सर बहुत ज्यादा है। और स्क्रीन भी लैग हो रही है ना, इसलिए थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है। है अरे यार कंटिन्यू। नेट ठीक हो गया यस सर। यार। डन। अरे नीरज तुम हो यार, तुम ये पूछ रहे थे कि सर ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला कैसे आया। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये एंगल ऑफ जो डेविएशन आ रहा है ये किस किसके एक्सटीरियर एंगल आ रहा है, आप वो चेक करो। तो मुझे दिख रहा है कि ये वाला एक एंगल है और एक ये वाला, एक ये ट्रायंगल बन रहा है राधिका मैडम। यस सर बन रहा है। इन दो एंगल्स के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या आ रहा है, एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। तो आप क्या करोगे, किसी तरीके से इन दो एंगल्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये वाले एंगल की और ये वाले एंगल की। एक बार इन दोनों एंगल्स की वैल्यू आ गई तो फिर आप एंगल ऑफ डेविएशन को एक्सटीरियर एंगल्स वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। यस सर। डन। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ डेरिवेशन हमारे कोई काम की नहीं है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला देखना है। अब आ जाओ यार Yes, मेन sir. मेन कॉन्सेप्ट पे। स्लाइड पे रुको। ऐसी स्लाइड पे रुकूं, चलो ठीक है हाँ यही 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 सर। डन। पहले नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो फिर बिल्कुल। सर फिर अगर स्क्रीनशॉट ले लिया ना तो फिर जगह रह जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। चलो ठीक है जल्दी करो, फिर मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट समझाने हैं। आज ये सर चैप्टर खत्म है, टाइम लास्ट टॉपिक है ये। टाइम वेस्ट होता सर ऐसे ना। अरे नीरज कोई बात नहीं, एक मिनट बस, आज ये चैप्टर सर खत्म फिर करके ही जाएंगे। अरे अब बस अब लड़ना मत, चलो। सर हो गया। हो गया चलो। हो गया सर। अब समझो यार भावनाओं को कि ये एंगल ऑफ डेविएशन का जो ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कर रहा है। बिल्कुल वेदांत, इसके बाद एक शॉर्ट समरी। यार एंगल ऑफ डेविएशन अगर आप नोटिस करो हमारे पास जो ग्राफ आया वो एक यू शेप ग्राफ आया है। यू शेप ग्राफ आया मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल ऑफ डेविएशन देख रहा हूं तो इस एंगल ऑफ डेविएशन पे मेरे को टोटल कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं। एक ही पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन पे मेरे को दो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहे हैं। क्या ऐसा बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक ही एंगल ऑफ डेविएशन पे दो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों आ रहे हैं? भाई सब रिपीट। पता नहीं। सब पता नहीं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एंगल आई है और जो हमारा एंगल आई डैश है उनकी वैल्यू आपस में इंटरचेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे हमने एंगल 30 डिग्री लिया है तो यहाँ पे सपोज ये एंगल आ गया 60 डिग्री। तो जब आप यहाँ पे 60 डिग्री लोगे तो फिर यहाँ पे आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आई डैश की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। सिंस आई और आई डैश अपनी वैल्यूज इंटरचेंज कर रहे हैं तो इसलिए हमारे पास दो एंगल्स ऐसे आएंगे जिन पे हमारा डेविएशन सेम आएगा।
तो ये ग्राफ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन प्रूव कर रहा है कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हमारे पास दो एंगल ऑफ इंसिडेंस आएंगे। और याद रखना ये एक्टिविटी आप अपनी स्कूल लैब में भी करोगे। चेक करो, पहला पॉइंट क्लियर है आपको? यस सर। यस डन। सर। यस सर। डन। Yes, दूसरा पॉइंट अगर आप देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, इस वाले पॉइंट पे हमारे एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम आ रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सबसे कम आ रही है तो ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ही होगा। तो याद रखना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं आएंगे, एक सिंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा। और हमारा टारगेट यही वाला कैलकुलेट करने का होगा कि हमें एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चाहिए। मतलब मैं लाइट रे को कितने एंगल पे फॉल डाउन कराऊं जिससे कि जो डेविएशन हो वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो एक बार लास्ट रिपीट कर रहा हूं, चेक करते जाना। मैंने कहा दो एंगल्स पे हमें सेम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, लेकिन एक ही एंगल ऐसा होगा जिसपे मेरे को डेविएशन सबसे कम मिलेगा। और हमारा टारगेट वही एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करने का है जिसपे हमारा डेविएशन सबसे कम मिले। तो अगर एग्जाम में सर आपसे वो हमेशा क्यों? ये पूछा जाएगा, वो क्यों? क्योंकि यार एक ही पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिसपे वैल्यूज आपकी इंटरचेंज नहीं हो रही होगी, इसलिए उस पे हमारा एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम आएगा। यस बाकी सर। अभी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यार एक चीज मैं क्या बता रहा था, तुमने फ्लो तोड़ दिया एकदम से नीरज। हाँ, मैं ये बोल रहा था यार एग्जाम में ना ये हमेशा पूछता है कि रिलेशन क्या है एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ इंसिडेंस का। देखो ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, वो आपको थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा कि मुझे ये तो पता चल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन कैसे डिपेंड करता है? तो आप एग्जाम में ये लिखोगे कि इनिशियली जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा, इनिशियली जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा, हमारा डेविएशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा है। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल पे मेरे को एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलेगा। उसके बाद अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते जाओगे तो मेरे को बताओ एंगल ऑफ डेविएशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? फिर आपका एंगल ऑफ इंक्रीज होगा। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको नोट डाउन कर लो। कोई डाउट है तो भैया पूछ डालो। नो सर। डन। कि इनिशियली इनवर्स चल रहा है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। जैसे कंप्लीट हो जाए बताना, नेक्स्ट बताता हूं। नीरज कर डन? लिए सर। डन, चलो यस सर। बढ़िया। अब यार हेडिंग लिख लो, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चलो देखो यार डायग्राम बहुत सिंपल है कि हमारा डेविएशन कब होगा मिनिमम। हमारा डेविएशन याद रखना मिनिमम तब होगा जो लाइट रे हमारी प्रिज्म के अंदर ट्रैवल कर रही थी वो बिल्कुल पैरेलल ट्रैवल करनी चाहिए इस बेस ऑफ द प्रिज्म से। भैया आई रिपीट, हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा? ये स्कूल लैब में आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा कि जब भी हमारी लाइट रे इस प्रिज्म के बिल्कुल पैरेलल चलेगी, ये दोनों बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल मिनिमम आएगा। ये वाला एंगल हमारा हुआ करता था एंगल R1, ये वाला एंगल हुआ करता था हमारा एंगल R2। सिंस ये वाली लाइट रे बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल है तो याद रखना उस केस में हमारा एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल आएंगे। अगर एंगल R1 और एंगल R2 इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में हमारा एंगल ए का फॉर्मूला था R1 प्लस R2, तो क्या मैं इसको 2R लिख सकता हूं? यस सर। हमारे पास एंगल आर का फॉर्मूला आ जाएगा एंगल ए इक्वेशन 1। सिलेक्ट यहां तक करिए कंप्लीट आपकी करो वॉइस। कि भाई सिलेक्ट करिए हमारे आपकी पास वॉइस। एंगल आर का फॉर्मूला आ जाएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू आर, कि वो a/2 हो जाएगा। और फिर ये वाला जो एंगल है एंगल आई, और ये वाला एंगल मिलेगा। सर आवाज कट कट के आ रही है।
सर आपकी स्क्रीन भी शो नहीं हो रही है अब तो। सर चले गए। हेलो सर। हेलो सर। भाई सर नहीं है, लेफ्ट हो गए हैं। कहाँ चले गए सर? यार मैंने बोला था कि हमारा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कब मिलेगा हमें, हम ये डिस्कस कर रहे थे। तो यार एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन तब मिलेगा जब हमारी ये अंदर वाली लाइट रे जो रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही थी, ये बिल्कुल पैरेलल आएगी बेस ऑफ द प्रिज्म से। तो यस सर। इस केस में हमारे एंगल R1 और R2 दोनों इक्वल होंगे। इनको हमने एंगल R के बराबर मान लिया। एंगल ए होता है R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 2R के बराबर। तो एंगल R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एंगल A/2। और जब ये लाइट रे पैरेलल होगी तो उस केस में हमारा I और I' ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। याद रखना, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसलिए जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एक ही एंगल क्यों आ रहा है, वो एक ही एंगल इसलिए आ रहा है क्योंकि उस केस में I और I' दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसलिए ये एक ही पर्टिकुलर एंगल पे लाई करेगा। यहां तक अगर नोट डाउन हो गया तो बता दो, फिर एक लास्ट स्टेप है और हमारा ये वाला हो जाएगा। हो गया। हो गया है, चलो बढ़िया। तो यार अब हमें क्या करना है, हमें इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम बस स्नेल्स लॉ यूज कर रहे हैं। तो देखो इधर मैं लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ। भैया अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लगा रहे हैं फर्स्ट सरफेस के लिए, सरफेस 1 के लिए। तो अगर मैं स्नेल्स लॉ फर्स्ट सरफेस के लिए लगा रहा हूं तो मैं लिखूंगा साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1 must be equals to refractive index of the prism divided by refractive index of the surrounding, जो कि हो जाएगा एयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ऐसे ही कैलकुलेट कर लो। यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, सर ये हट गया। वेरी गुड। अब आ जाएगा ये हमारे पास साइन आई डिवाइडेड बाय साइन R1। साइन R1 की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर। और R की वैल्यू किसके बराबर है, A/2 के A/2। बराबर। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ पे साइन A/2 लिख दूं। यस सर। अब बस लास्ट स्टेप क्या रह गया, आप इस एंगल आई को भी रिप्लेस करोगे। अब एंगल आई को कैसे रिप्लेस करेंगे वो चीज देखो। यार हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला था I प्लस I' माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
आई प्लस आई डैश हो जाएगा 2i माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास a/2। क्या इसमें कोई दिक्कत? सॉरी, एंगल ए हो जाएगा ये। आई डैश कहाँ गया फिर? आई प्लस आई डैश दोनों इक्वल है ना, तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड करके 2i लिख दिया यस है। सर, यस सर। चलो फिर से देखो स्टेप। मैं बोल रहा हूं आपको कि हमारे पास R1 प्लस R2 ये 2r के बराबर हो जाएगा, 2r एंगल ए के बराबर है। फिर मैंने आपको क्या बोला, I विल बी इक्वल्स टू आई डैश, तो आप इसको I ही लिख लो बस। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस आई डैश माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2। तो I प्लस आई डैश को हम क्या लिख रहे हैं, 2i माइनस एंगल R1 प्लस एंगल R2 को हम क्या लिख रहे हैं, एंगल A। ये डेल m। आपको I की वैल्यू चाहिए, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल डेल m प्लस A। तो I की वैल्यू आ जाएगी डेल m प्लस a/2। प्लीज सब लोग एक बार चेक करो, सबको ये वाला स्टेप समझ में आया? यस सर, आ चलो गया। बढ़िया। तो बस यार, जो हमने पीछे स्नेल्स लॉ लिखा था ना, इसको रिप्लेस कर दो और ये आपका फाइनल फॉर्मूला है जो आप न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करोगे। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला कि साइन आई की जगह मैं लिखूंगा a प्लस डेल m/2 होल डिवाइडेड बाय साइन a/2 होल डिवाइडेड बाय साइन a/2। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला। तो जब भी मैं आपको बोलूं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सर नेक्स्ट स्लाइड निकालेंगे। जब भी एंगल ऑफ डेविएशन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कहूंगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। सर नेक्स्ट स्लाइड निकाल दो प्लीज। हाँ, ये लो। नीरज चेक करके बताओ कोई दिक्कत? अविनाश, वेदांत? नो सर। ओके, हो गया सर। हो गया। चलो रुक Yes. जाओ सर। रुक जाएं, बिल्कुल रुके हुए हैं। सर हो गया। बिल्कुल, थैंक यू भैया। अरे नीरज यार, क्या करें, आज नेट इतना बेकार चल रहा है कि आज शक्ल छुपानी पड़ रही है। चलो भाई, इस पे एक क्वेश्चन करके देखो, आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, वो कह रहा है शक्ल नहीं देखने को मिल रही तो एनर्जी नहीं मिल रही। अबे मेरी शक्ल है या ग्लूकॉन डी है? सर चलो इधर, ये सर सनलाइट। क्या ग्लूकॉन डी है? ओहो, तो सर या देख लो, मैंने बोला था ना। तो मेरी शक्ल देख लो या तो फिर आज पढ़ लो। चलो यार देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर, इसको both। मार्क कर लो। थोड़ी थोड़ी चलो देर भाई, बाद दे दिया थैंक यू सो मच यार। हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। इधर यार देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना है सिंपल बिल्कुल। हमने एक प्रिज्म लिया, इसका हमें है ना ये एंगल ऑफ प्रिज्म गिवन है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। और इसका जो एक साइड है वो हमने क्या कर दिया, हमने उसको सिल्वर कर दिया। ये एक लाइट रे है जो फॉल डाउन कर रही है इस प्रिज्म के ऊपर, और ये लाइट रे आफ्टर फॉलिंग डाउन ऑन द प्रिज्म मिरर के ऊपर वापस अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। अब याद है आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर कोई भी लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है तो मतलब वो प्लेन मिरर पे कैसे फॉल डाउन कर रही होगी? भैया भूल गए? मैं कह रहा हूं लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर रही है, लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो अगर कोई भी लाइट रे को अपना पाथ रिट्रेस करना है तो वो हमेशा मिरर पे कैसे फॉल डाउन करनी चाहिए? तो याद रखो, वो मिरर पे हमेशा परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करनी चाहिए। जब भी वो मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी वो हमेशा अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो हमें बताना है कि एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रखना चाहिए जिससे ये लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है प्रिज्म का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। चेक करो क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, या रिपीट करना है? सर आ गया।
आ गया, डन। तो भैया एक बार फिर से चेक कर लो, हमें फाइंड करना है कि कौन से एंगल पे हम लाइट रे को फॉल डाउन कराएं जिससे कि लाइट रे अपना पाथ रिट्रेस कर ले। और लाइट अपना पाथ रिट्रेस तभी कर सकती है जब वो प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ट्राई टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो भैया कैमरा ऑन करते ही नीरज तुम्हारी वॉइस बहुत ज्यादा लैग करने लगी, इसको ऑफ ही रखते हैं। बताओ क्या बोल रहे थे? सर मैंने बोला आ गए आप अब। अच्छा Yes. ठीक है, कैमरे को आज ऑफ मोड पे ही रखना पड़ेगा। तो देखो इसको साथ में सॉल्व करते हैं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। आप मेरे को बताओ, आपके लिए वॉइस बहुत लैग कर रही है। अगर कोई भी लाइट रे प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन करती है, ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी लाइट सर लैग कर रे रही है आपकी सर लैग कर रही है आपकी वॉइस। परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है, एंगल आई कितना, एंगल आई कितना और एंगल आर कितना? रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल डाउन कर रही है प्लेन मिरर पे, तो एंगल आई कितना और एंगल आर? अच्छा सर 0 डिग्री। सर 0 डिग्री। सर 45 डिग्री आंसर आ गया वेरी मेरे गुड, पास। 0 डिग्री। चलो 0 डिग्री बिल्कुल सही। फिर से चेक कर तो लेना, मैंने अगर आंसर वॉइस लैग बता कर रही हो दिया। तो यार बता देना। तो यार इधर सर लैग कर रही है आपकी आवाज। नहीं सर अब नहीं कर रही, कर रही है। नहीं कर रही। सर कर रही हाँ है। कर रही है भाई, कर रही है। यस तो सर भाई यस नहीं कर भाई। रही है। तो तुम अलग हो भाई, कर रही है। बहुत ज्यादा वाली। सारे बोल रहे कर रही है। तो सुनो, एक काम करो, आज ही तक रखो इसको, नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करते हैं सही से। यस सर सर। मेरे पास आंसर ओके आ बाय गया, सर। पर सर मेरे पास ठीक 45 है, डिग्री हाँ आंसर बोलो। आया। मेरे पास रुको एक मिनट, कितना आंसर है मेरे पास? 45 हाँ डिग्री है सर। बिल्कुल सही आया है, बिल्कुल सही आया है। अभिमन्यु पहले मेरे को होस्ट बना दो लास्ट टाइम, चलो। चलो यार अब इधर देखो,